हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो जितने भी बच्चे 24 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 सामान्य हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर बताने वाला हूं। जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बारीकी से समझ लेना। इसमें बच्चों आपकी समय वृद्धि रहेगी 3 घंटे 15 मिनट, और जो आपका पूर्णांक रहेगा वो बच्चों 100 का रहेगा। इसमें बच्चों कुछ निर्देश दिए हैं। जैसे फर्स्ट निर्देश है, इसमें बताया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। यानी कि जो आपके 3 घंटे 15 मिनट होते हैं उसमें से आपको 3 घंटे क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए मिलते हैं, और जो आपके 15 मिनट होते हैं वो बच्चों आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको अच्छी तरीके से हल करना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 2 खंड से आधारित रहेगा, और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। यानी कि जितने भी खंड रहेंगे उनके सभी क्वेश्चन का आंसर देना आवश्यक रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खंड का की बात करेंगे। इसमें बच्चों आपके जो आते हैं 10 बहुविकल्प प्रश्न आते हैं, जो कि आपके 5 गद्य से आते हैं और आपके 5 पद से आते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों पहला आपका क्वेश्चन दिया है। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बच्चों पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें बताया गया है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी किसके लेखक नहीं हैं। यानी कि कौन सी रचना है जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी नहीं हैं। तो बच्चों पहला दिया है कल्पलता, या फिर कुटज, या फिर पृथ्वीपुत्र, या फिर माता भूमि। तो बच्चों आपको बताना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी किसके लेखक नहीं हैं। तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि कुटज के लेखक नहीं है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है। तो बच्चों पहला दिया है आत्मकथा विधा की, या फिर जीवनी की, या फिर संस्मरण, या फिर रिपोर्ट साथ। तो बच्चों क्या भूलूं क्या याद करूं ये बच्चों हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और बच्चों ये किस विधा की रचना है? तो बच्चों ये आत्मकथा विधा की रचना है। इसमें आपका पहला राइट आंसर होगा। किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि चित्रलेखा उपन्यास के लेखक, यानी कि चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है। तो बच्चों चित्रलेखा उपन्यास के लेखक जो हैं भगवती चरण वर्मा जी। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? चित्रलेखा उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा जी। राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है ब्राह्मण पत्र के संपादक, यानी कि ब्राह्मण पत्र है उसके संपादक कौन है। तो बच्चों पहला दिया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, या फिर वृंदावन लाल वर्मा जी, या फिर अमृत राय, या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी। तो बच्चों आपको बताना है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक। तो बच्चों ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इसमें आपका चौथा राइट आंसर होगा। कौन है बच्चों? प्रताप नारायण मिश्र जी। और बच्चों ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पूछ सकता है, ब्राह्मण पत्र के संपादक भी पूछ सकता है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा शेखर एक जीवनी, यानी कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो बच्चों आपको बताना है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। पहला दिया है कहानी विधा की, या फिर जीवनी विधा की, या फिर संस्मरण विधा की, या फिर उपन्यास विधा की। तो बच्चों शेखर एक जीवनी ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना आपको बताना है। तो बच्चों शेखर एक जीवनी ये उपन्यास विधा की रचना है। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया कि निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यानी कि कौन सी रचना है जो दिनकर जी की है। पहला आपका दिया है परशुराम की प्रतीक्षा, या फिर लहर, या फिर युगवाणी, या फिर आनक। तो बच्चों आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो बच्चों कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो बच्चों आपका पहला राइट आंसर होगा परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है वो आपकी दिनकर जी की है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि छायावाद युग की विशेषता, यानी कि छायावाद युग है उसकी विशेषता क्या है। तो बच्चों छायावाद युग की जो मुख्य विशेषता है वो सौंदर्य एवं प्रेम है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है नई कविता युग की रचना, यानी कि नई कविता युग की रचना क्या है। फर्स्ट दिया है यामा, या फिर प्रलय सज्जन, या फिर परशुराम की परीक्षा, या फिर खुशबू के शिलालेख। तो बच्चों आपको बताना है कि नई कविता युग की रचना। तो बच्चों नई कविता युग की रचना जो है आपकी खुशबू के शिलालेख। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। खुशबू के शिलालेख जो रचना है नई कविता युग की रचना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है
इनमें से किस समय सीमा को द्विवेद युग के नाम से जाना जाता है? यानी कि जो समय सीमा है इसमें से किसको द्विवेद युग के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों पहला दिया है 1868 से 1900 ईस्वी तक, या फिर 1900 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, या फिर 1900 से 1922 ईस्वी तक, या फिर 1938 से 1943 ईस्वी तक। तो बच्चों आपको बताना है कि कौन सी समय सीमा है जिसे द्विवेद युग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर होगा तीसरा, 1900 से 1922 ईस्वी तक जो समय सीमा है उसे द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं अप्रोक्सीमेटली, यानी कि मिनिमम में। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि पंत को उनकी किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो बच्चों पहला दिया है चिदम्बरा कृत के लिए, या फिर उर्वशी, या फिर यामा, या फिर युगांत। तो बच्चों आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो बच्चों सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका पहला हो जाएगा। तो बच्चों ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3। इसमें बताया गया है कि दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें बच्चों आपको व्याख्या करनी है जो कि आपकी 10 नंबर की आती है। तो जो आपका गद्यांश रहेगा इसी पर आधारित आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। सबसे पहले आपको बताना है कि जो गद्यांश है इसका जो संदर्भ है वो क्या है। तो बच्चों आपको याद कर लेना है शुरू के 3 चैप्टर, उन्हीं को आपको पाठ और लेखक का नाम और पहचानने का तरीका भी आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि जो आपका पैराग्राफ है ये किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, ये आपको संदर्भ लिखना है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा रेखाचित्र अंश की व्याख्या कीजिए। जहाँ तक बच्चों अंडरलाइन है वहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है, यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है अपने शब्दों में। नेक्स्ट आपका बताया गया है तदाम्त्या शब्द का अर्थ। जो आपका शब्द है तदाम्त्या, इसका अर्थ क्या है, इसको आपको पढ़ना अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि जन का सततवाही जीवन कैसा होता है। आपको बच्चों ढूंढ लेना है कि जन का सततवाही जीवन कैसा होता है, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसा होता है। आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन का उत्तर देना है। नेक्स्ट आपका दिया है राष्ट्र के निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं, यानी कि राष्ट्र के निवासी लोग जो हैं वो किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। तो बच्चों आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर एक पैराग्राफ नहीं आ रहा है तो अथवा में भी दिया होता है, एक चांस आपके पास होता है। सेम पैटर्न रहेगा, वही आपको पैराग्राफ रहेगा। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो उतना ही रहस्यमय होगा, जितना भी अलंकारामय हो, परंतु उसका जो भी विशाल सामान्य सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पाली जाती है। यानी कि जो आपका पैराग्राफ रहेगा ये बच्चों आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर आपको उसको पढ़कर आपको उत्तर देना है। सेम पैटर्न रहेगा। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर रेखाचित्र अंश की व्याख्या करनी है जहाँ तक कि अंडरलाइन है। फिर आपको 3 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका चौथा क्वेश्चन नंबर है। इसमें बताया गया कि दिए गए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि जो आपका पहला गद्य से रहेगा, फिर आपका पद से रहेगा। 10-10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे बच्चों। 20 नंबर का आपको व्याख्या अच्छी तरीके से तैयार करनी है। इसमें भी बच्चों सेम पैटर्न रहेगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो अथवा में भी दिया होगा बच्चों, ठीक है, अथवा में भी आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको वही सेम पैटर्न रहेगा। 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर रेखाचित्र अंश के व्याख्या, फिर आपको 3 क्वेश्चन उसी पैराग्राफ से रिलेटेड मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका 5 नंबर पर दिया है। इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना लिखनी है। यानी कि किसी भी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो पहला दिया है आचार्य हज़रत प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर APJ अब्दुल कलाम जी, या फिर वासुशरण अग्रवाल जी। तो बच्चों किसी भी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिख देना है। 5 नंबर ईजिली आपको मिल जाएंगे। और जो शब्द सीमा रहनी चाहिए अधिकतम 80, ज़्यादा नहीं बच्चों लिखना है, 60-70 आपको लिख देने हैं, ठीक है। ज़्यादा आप एग्जामिनर के पास इतना टाइम थोड़ी ना होता है कि वो तुम्हारा एक शब्द मिला है। ज़्यादा नहीं, अच्छा लिखो मगर कम लिखो, अच्छा खाओ मगर कम खाओ। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो भी आपके साहित्यिक परिचय है कवि जी का, एक लेखक का लिखना है, एक कवि जी का लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले मत्स्यशरण गुप्त जी का, या फिर सुमित्रा पंत जी का, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का। ये 3 बच्चों कवि हैं। किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिख देना है। आपको ईजिली 5 नंबर मिल जाएंगे।
नेक्स्ट बच्चों 6 नंबर पर रहता है कि बहादुर या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यानी कि बहादुर और पंचलाइट कहानी आपको 100% याद कर लेनी है और हमको ध्रुव यात्रा कहानी के पीछे टाइम बर्बाद नहीं करना है। पंचलाइट और बहादुर कहानी 100% श्योर है, 5 नंबर की बच्चों आती है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा स्वपठित काव्यखंड के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि जो आपने पढ़ा है, जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया, जो आपके टीचर ने बताया, वही आपको पढ़ना है। जो आपके ज़िले में आता है आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर आपको देना है और 5 नंबर इजीली यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। जो आपके ज़िले में आता है, जो आपके स्कूल में बताया गया है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है खंड खा। इसमें जो सबसे पहले संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है कि जो संस्कृत की व्याख्या रहती है उसको हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। संदर्भ के बच्चों आपको जो भी नंबर होते हैं वो आपको 2-3 नंबर संदर्भ से ही मिल जाते हैं। फिर आपको व्याख्या करनी पड़ती है। 7 नंबर की बच्चों संस्कृत की व्याख्या आती है, साथ साथ 14 नंबर की, और 10-10-20 नंबर की आपको हिंदी में व्याख्या आती हैं। तो बच्चों आपकी 34 नंबर की व्याख्या आती है। इसलिए अगर कुछ भी आप याद नहीं करते, अगर व्याख्या कर देते हैं तब भी आप पास हो जाएंगे। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो व्याख्या है यहाँ से यहाँ तक की और अथवा में दी है, इसकी भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा कि दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। जो आपकी श्लोक रहेंगी इसको भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। इजीली 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। अथवा में बच्चों होते हैं बहुत सरल आता है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है आपको। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि जो मुहावरा है किसी एक का वाक्य का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना है। 2 नंबर यहाँ से बच्चों आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों 10 नंबर पर रहेगा अनसीन पैराग्राफ। यानी कि जो इंग्लिश में आता है सेम वही आपका रहेगा, अपडेट हुआ है। तो बच्चों इसमें आपको पढ़कर आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसको पढ़कर आपको उत्तर दे देना है। 3 क्वेश्चन रहेंगे और जो पैराग्राफ रहेगा उसी से रिलेटेड रहेंगे। तो 3 क्वेश्चन के आपको उत्तर दे देना है। इजीली आपको 5 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा 11 नंबर पर। इसमें बताएगा कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। शब्द युग्म बच्चों 2 नंबर के आते हैं जो कि आपके 100% श्योर हैं। तो बच्चों पहला शब्द युग्म है सुत और सूत। तो बच्चों सुत माने जो होता है वो सारथी होता है, सूत माने जो होता है पुत्र होता है। तो बच्चों इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है अम्बुधि और अम्बुज। अम्बुध जो बच्चों होता है वो बच्चों आपका समुद्र होता है, अम्बुज जो होता है वो आपका कमल होता है। तो बच्चों इसमें भी आपका बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में से 2 यानी कि सब शब्द का 2 अर्थ लिखना है। यानी कि जो आपके शब्द दिए हैं इसके आपको 2 अर्थ लिखना है किसी एक शब्द का। तो इजीली आप लिख सकते हैं, पर्यायवाची लिख देने हैं बच्चों। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा, इसमें बताया गया है, यहीं पर थे, इसमें जो गान नंबर पर है इसमें बताया गया कि वाक्यांशों में से किसी एक शब्द को चयन करके लिखना है। यानी कि जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अप्रत्यक्ष। नेत्र सम्मुख तो नहीं कहेंगे, नेत्र सम्मुख उसे कहेंगे जो आंखों के सामने हो। इसमें बच्चों आपको सही से पढ़ना है ना, और ये आपका लगा रहता है। आपको अच्छी तरीके, आपको जल्दी नहीं पढ़ना, ध्यान से पढ़ना है। अगर ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं जो आंखों के सामने हो, ऐसे आप जल्दी में कर सकते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। जो आंखों के सामने ना हो उससे अप्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है जीने की इच्छा रखने वाला। यानी कि जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तो बच्चों जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को जिजीविषा कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपको बताया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जिसके बच्चों 4 वाक्य रहेंगे, 2 वाक्यों को आप अपने शब्द यानी कि जो आपके थोड़े से टेढ़े होते हैं अच्छी तरीके से आपको इधर उधर कर देना है और 2 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों 6 नंबर पर आपका दिया होता है वो आपके ठोस नंबर होते हैं। 6 नंबर पर रस यानी कि रस छंद अलंकार। तो बच्चों सबसे पहले आपको हास रस या फिर संगार रस का स्थायी भाव, उदाहरण साथ आपको परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी। रूपक या फिर भ्रांतमान अलंकार, लक्षण एवं उदाहरण भी लिखना पड़ेगा। चौपाई जैसे कुंडलियां, छंद मात्रा सहित, यानी कि जितनी मात्रा है लक्षण व परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 6 नंबर बच्चों ये 100% हो रहे हैं, हर बार आते हैं, इसकी कोई राय नहीं है। नेक्स्ट बच्चों 13 नंबर पर बताया गया है कि बैंक में व्यवसाय हो ऋण की मांग करते हुए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखे। यानी कि बैंक में व्यवसाय है तो यानी कि कृषि है तो हमें ऋण मांगना है, किसी भी व्यवसाय है तो हमें एक प्रबंधक को आवेदन या फिर प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा। 6 नंबर बच्चों ये आते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा इजीली सरल। मोहल्ले में फैली गंदगी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखना है, या मैं कह सकते हैं। तो बच्चों मोहल्ले में फैली गंदगी की तरफ ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है। नेक्स्ट बच्चों आपका 14 नंबर पर रहेगा। इसमें बताया गया है
कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, यानी कि किसी भी विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। पहला आपका रहेगा पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा रहेगा आतंकवाद समस्या और समाधान, तीसरा रहेगा मेरे प्रिय कवि, चौथा बच्चों रहेगा विज्ञान की देन, यानी कि विज्ञान की क्या क्या देन है, विज्ञान की तकनीक से हम कितने आगे बढ़ सके हैं। तो बच्चों ये आपके जो रहेंगे अपनी भाषा शैली में निबंध लिखने हैं। पर्यावरण प्रदूषण अभी तक आपने नहीं देखा है तो बता दें कमेंट में, अच्छी तरीके से सरल शब्दों में आपको बनाकर दे देंगे। समस्या और समाधान मेरे प्रिय कवि, यानी कि कवि के बारे में लिखना है। नेक्स्ट रहेगा विज्ञान की देन क्या क्या है। 9 नंबर का बच्चों आपको निबंध आता है और 5 नंबर का आपको वो 6 नंबर का जो आता है वो आपका पत्र आता है। 9 से 15 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे और 34 नंबर की आपको व्याख्या तैयार कर लेनी है। ठीक है, अच्छे नंबर फोड़ने हैं अब की बार। तब के लिए जय हिंद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू।